हेलो एवरीवन, वेलकम टू जुडिशरी बाय पीडब्ल्यू। तो मुझे फटाफट कमेंट बॉक्स में बताएंगे कि आपको ऑडियो वीडियो क्लियर आ रहा है सबको। प्लीज़ मुझे फटाफट बताएंगे कि ऑडियो वीडियो सबको क्लियर है। हरी अप टेल मी। फटाफट एक बार मुझे बताएंगे ऑडियो वीडियो क्लियर है सबको। गुड इवनिंग जय, गुड इवनिंग समीर। ओके, ऑडियो वीडियो क्लियर है, दैट्स नाइस नाइस नाइस। थोड़ा 1-2 मिनट इंतज़ार करते हैं सबके आने का, फिर शुरू करते हैं। लेट्स वेट फॉर एवरीवन टू जॉइन एंड देन वी विल स्टार्ट। हरी अप, जॉइन फास्ट, देन वी विल स्टार्ट। गुड इवनिंग सिमरन, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। देखिए, हम आते हैं ऑफेंसेस अगेंस्ट स्टेट पे। ठीक है, पहले तो मैं आपको बता देती हूँ कि एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से कुछ ज़्यादा खास इंपॉर्टेंट जो है ये नहीं है। ठीक है, मतलब कि इम्पॉर्टेंट है बट इतना इम्पॉर्टेंट नहीं है। मुझे इसमें आपको सिर्फ एक ही चीज़ करानी है, तो वो मैं आपको बताऊंगी, बट हम कुछ रीड भी कर लेंगे। सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए 147 से 158 तक बेटा ये है। सेक्शन 147 से 158 तक जो है ये कवर करता है ऑफेंसेस अगेंस्ट द स्टेट। समझ में आई बात आपको? चलिए अब शुरू करते हैं और चीज़ों को ध्यान से समझिएगा। देखिए, ऑफेंसेस अगेंस्ट द स्टेट: वेजिंग और अटेम्प्टिंग टू वेज वॉर और अबेटिंग वेजिंग ऑफ वॉर अगेंस्ट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। तो कुछ बात समझ में आ रही है? वेरी गुड इवनिंग सिमरन, वेरी गुड इवनिंग। ये आपको क्या कह रहा है? ये आपको कह रहा है कि आप वेजिंग कर रहे हो या अटेम्प्ट कर रहे हो वेजिंग वॉर, या फिर अबेट कर रहे हो किसके अगेंस्ट? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अगेंस्ट। मतलब सरकार के खिलाफ किसी को अबेट कर रहे हो कि कुछ करे वो, जिससे वॉर हो सके। अबेटिंग कर रहे हो, ऐसा कुछ भी कर रहे हो। ठीक है, तो आपको कहते हैं whoever wages war against the government of India or attempts to wage such war, abet waging of such war, shall be punished with what? Death or imprisonment for life। तो ये मार्क कर लीजिएगा, डेथ और imprisonment for life and liable to fine, एंड लाइबल टू फाइन। समझ में आई बात आपको? क्लियर हुई आपको ये चीज़? तो ये चीज़ आपको याद रखनी है। आगे आ जाओ। A joins an insurrection against the government of India. A has committed the offense defined in this section। कुछ देश के लिए कुछ विद्रोह हो रहा होगा, कुछ चल रहा होगा, ठीक है ना? तो उसमें अगर आपने पार्टिसिपेट कर लिया है तो कहीं ना कहीं यू आर लाइबल अंडर दिस सेक्शन। अब देखो, कॉन्स्पिरेसी टू कमिट ऑफेंसेस पनिशेबल बाय सेक्शन 147। हम कह रहे हैं कि कॉन्स्पिरेसी जो है वो पनिशेबल है अगर आप 147 वाला एक्ट करते हो तो। ठीक है, तो अभी आपको क्या कह रहा है, इसको ध्यान से पढ़ो। समीर कह रहे हैं मैम इसमें वेजिंग वॉर अगेंस्ट गवर्नमेंट ऑफ एनी स्टेट नहीं आएगा क्या? क्यों? बस वेजिंग वॉर अगेंस्ट स्टेट, एनी स्टेट का क्या मतलब है? कोई भी स्टेट।
सारी स्टेट्स कवर है, एनी स्टेट क्या है? वाई एनी स्टेट डियर, मुझे समझ नहीं आ रही आपकी बात, कि आप इसको क्लासिफाई करना चाहते हो कि कोई भी स्टेट, तो वैसे भी लिख रहे हैं, इसमें क्या प्रॉब्लम है? जो इंडिया की सरकार है उसके अगेंस्ट करना तो सब कुछ ही तो आ गया, सब कुछ ही तो आ गया। और ऐसे तो सिनोनिम्स तो बेटा कुछ भी यूज़ कर सकते हो, सिनोनिम्स तो फिर आप कुछ भी यूज़ कर सकते हो, सिनोनिम्स यूज़ करने का कोई वो नहीं होता। चलो, whoever within or without and beyond India conspires to commit any of the offence punishable by section 147। 147 जिस offence के बारे में बात कर रहा है समीर, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ओनली नहीं होता, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया में सब कुछ आ जाता है। इंडिया की सरकार तो सारी सरकार है ना, तो बस, तो इंडिया की सरकार तो सारी सरकार है, समझे? और अफजल, आप अगर मेरे को सुन पा रहे हैं, तो कल आपने मुझसे कहा था कि चलो मैम कल की क्लास में डिस्कस करेंगे, तो क्या हुआ आर वर्सेस टॉलसन पे? समीर, उससे फर्क नहीं पड़ता, टेंशन नहीं लो, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया में मतलब भी सब कुछ ही आ गया है। हु एवर विद इन और विदाउट एंड बियॉन्ड इंडिया, इंडिया में रहकर या इंडिया से बाहर कंस्पायर करते हैं कि एक ऑफेंस जो कि पनिशेबल है 147 में, तो आप या ओवर ए करते हैं, मतलब कि ओवर ऑ का मतलब बेटा बड़ा सिंपल सा होता है कि गुंडागर्दी करना। ओवर ऑ का मतलब होता है गुंडागर्दी करना, ठीक है? तो अगर आप ऐसा कुछ भी करते हो, क्रिमिनल फोर्स यूज़ करते हो सेंट्रल गवर्नमेंट या फिर अब आपको मिल गया एनी स्टेट गवर्नमेंट के अगेंस्ट, तो वो पनिशेबल है इम्प्रिजनमेंट फॉर लाइफ या फिर विच में एक्सटेंड टू 10 years, कैन ऑल्सो बी लाइबल टू फाइन। अब देखो वो यहाँ पे क्या कह रहा है, टू कॉन्स्टिट्यूट अ कॉन्स्पिरेसी अंडर दिस सेक्शन इट इज नॉट नेसेसरी दैट एनी एक्ट और इलीगल ओमिशन कैन टेक प्लेस इन परजुएंस देयर ऑफ। कंस्पायर करे तो ज़रूरी नहीं है कि कोई एक्ट या इलीगल ओमिशन होना चाहिए, अगर कंस्पायर किया है तो भी पनिशेबल है, ठीक है? आगे आ जाओ। collecting arms etc with intention of waging war against गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। अब आप जो है ना आर्म्स जो हैं वो कलेक्ट कर रहे हो किस इंटेंशन से, कि आपको वेजिंग वॉर करना है अगेंस्ट द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। तो अगर ऐसा कोई कुछ भी करता है तो उसको पनिशमेंट मिलेगी लाइफ, 10 years, और बोथ शेल बी लाइबल टू फाइन, ठीक है? अब देखो, कंसीलिंग विद इंटेंट टू फैसिलिटेट डिजाइन टू वेज वॉर, जिसका वेज वॉर करने का इंटेंशन है, आप उसकी कंसीलमेंट कर रहे हो। कोई भी एक्ट या कोई इलीगल ओमिशन जो कि एग्जिस्ट कर रहा है कि वेज वॉर करना है, उसके डिज़ाइन को आप कंसील कर रहे हो, तो उसकी भी सज़ा मिलेगी, ठीक है? छुपा रहे हो, उसकी भी सज़ा मिलेगी फॉर अ टर्म विच में एक्सटेंड टू 10 years एंड शेल ऑल्सो बी लाइबल टू फाइन, उसकी भी आपको सज़ा मिलेगी। नाउ दिस इज इम्पॉर्टेंट, देखो क्या कहता है, असॉल्टिंग प्रेसिडेंट, गवर्नर एक्सेट्रा, आप प्रेसिडेंट या गवर्नर को असॉल्ट कर रहे हो और आपकी इंटेंशन क्या है कि आप उसको कंपेल करके या रिस्ट्रेन करके कोई काम कराना चाहते हो, आप ना जो है वो किसको कर रहे हो, प्रेसिडेंट को या गवर्नर को जो है वो कंपेल कर रहे हो, आप कुछ ऐसा कर रहे हो कि वो एक अपनी पावर को यूज़ करके आप कह रहे हो चलो इतने एकड़ ज़मीन हमारे नाम कर दो। समझ में आई है बात? तो आप जो है वो असॉल्ट कर रहे हो, ठीक है? आप उन्हें धमकी दे रहे हो, आप उन्हें डरा रहे हो कि तुम्हें मेरा काम करना ही करना पड़ेगा। समझ में आई बात? तो कह रहे हैं कि अगर कोई विद द इंटेंशन ऑफ इंड्यूसिंग और कंपेलिंग द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया और गवर्नर ऑफ एनी स्टेट टू एक्सरसाइज और रिफ्रेन फ्रॉम एक्सरसाइजिंग इन एनी मैनर्स, चाहे तो वो ये काम करे या वो एक कोई काम ना करे, अगर आप ऐसा करते हो, प्रेसिडेंट को असॉल्ट करते हो या रॉन्गफुली रेस्ट्रेंट करते हो या फिर अटेम्प्ट करते हो रॉन्गफुली रेस्ट्रेन करने का, और ओवरऑल गुंडागर्दी करते हो बाय मीन्स ऑफ क्रिमिनल फोर्स, गुंडागर्दी करते हो और द शो ऑफ क्रिमिनल फोर्स अटेम्प्ट्स टू ओवर ऑफ, ऐसा कुछ भी करते हो तो आपको सज़ा मिलेगी 7 years एंड लाइबल टू फाइन। बेटा मुझे यहाँ तक बताओ आपको क्लियर है? क्योंकि अगर आपको यहाँ तक क्लियर है तो 152 हमारे लिए थोड़ा सा इम्पॉर्टेंट है। 152 मैं आपको बाद में कराऊंगी, बेटा पहले मुझे बताओ यहाँ तक आपको सब कुछ क्लियर है? हरी अप टेल मी, जल्दी बताइए। कमेंट बॉक्स में मुझे। हम्म।
मेरे कहने से अब आप एक बारी 152 को जो है वो होल्ड पे रखिए, उसे हम करेंगे। इसको देख लो। वेजिंग वॉर अगेंस्ट गवर्नमेंट ऑफ एनी फॉरेन स्टेट एट पीस विद गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के साथ पीस पे वेज वॉर कर रहे हो, इसको छोड़ दो। 153 को, 154 को, 155 को आप अपने लेवल पे रीड कर लेना। 56 57 कोई बात नहीं कह रहा, सिंपल नॉर्मल। 158 एडिंग की बात कर रहा है। तो ये सारी चीज़ें जनरल हैं जिन्हें आप रीड कर सकते हैं, जिन्हें आप रीड कर सकते हैं। अब आप आ जाओ यहाँ पर। मैं आप लोगों से कुछ सुनना और समझना चाहती हूँ, और मैं सुनना समझना ये चाहती हूँ कि आप जो है 152 के बारे में कुछ मुझे कहना चाहते हैं। आप जो है 152 के बारे में जो है वो कुछ कहना चाहते हैं, बताओ मुझे। प्लीज हरी अप, टेल मी। बताइए मुझे। मैं कमेंट बॉक्स में जानना चाहती हूँ कि आप लोग 152 के बारे में कुछ जानते हैं। एनीथिंग यू नो अबाउट 152, कि 152 का रेलेवेंस क्या है, क्यों 152 हमारे लिए थोड़ा इम्पोर्टेंट है, कुछ भी। क्या पता आप 152 के बारे में कुछ जानते हो, बताइए। थोड़ा थोड़ा तो ये आपको टेररिस्ट एक्ट जैसा साउंड कर रहा होगा, कर रहा होगा ना। बट ये टेररिस्ट एक्ट जैसा नहीं है। कहीं ना कहीं 152 इज नथिंग बट सेक्शन 152 is substituted form of सेक्शन 124A। वो तो आपकी बात ठीक है, प्रियम्बल का पार्ट है। वेरी गुड अफजल, वेरी गुड, वेरी गुड अफजल। कहीं ना कहीं सेक्शन 152 ऑफ भारतीय न्याय संहिता इज सब्सटीट्यूटेड फॉर्म ऑफ सेक्शन 124A ऑफ आईपीसी। 124A बेटा बात करता था सिडीशन की। कमेंट बॉक्स में मुझे बताओ सिडीशन क्या होता है, अगर किसी को पता है तो। व्हाट इज सिडीशन? गवर्नमेंट अथॉरिटी को हम्म और बताओ, और बताओ क्या होता है सेडिशन? बताइए क्या होता है। हरी अप, टेल मी। बेटा आपने सुना है कि सरकार के खिलाफ कंस्पायर करना, भड़काना, देश में दंगे कराना, ऐसे कोई वर्ड्स देना इस सिडिशन, उसे सिडिशन का ऑफेंस माना जाता है। पर सिडिशन के बोले हुए शब्द एक पे एक बहुत बड़ा क्वेश्चन है। बिल्कुल ठीक बात, टू एक्ट अगेंस्ट गवर्नमेंट। सिडिशन के इस पे एक बेहद बड़ा सवाल है। और बेटा वो इतना बड़ा सवाल ये है, वो सवाल ये है कि क्या आप ये जानते हैं कि आर्टिकल 19(1) का भी तो वॉयलेशन हो रहा है फिर। अगर हम कहें कि अगर आपने कुछ बोला जिससे देश में दंगे हुए, तो इसका मतलब आपको तो फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन ही नहीं है। हम्म कोई भी ऐसा एक्ट करना अगेंस्ट द स्टेट की यूनिटी और इंटीग्रिटी के लिए खतरा हो, बिल्कुल ठीक बात है, इसमें कोई गलत बात नहीं है। पर अब मैं आपको एक चीज़ कह रही हूँ कि फिर तो ये हमारा आर्टिकल 19 का वॉयलेशन कर रहा है। तो क्या सही है? तो आपको मेरी बात समझनी है कि कहीं ना कहीं हम देखें तो वो आर्टिकल 19 का वॉयलेशन नहीं कर रहा। अगर कोई वर्ड्स अपने ऐसे बोल रहा है जिससे देश में दंगे हो रहे हैं, तो फिर वो आर्टिकल 19 का जो है ना वॉयलेशन नहीं है, फिर उसको पनिशेबल ऑफेंस माना जाएगा। तो ये आपको क्या कह रहा है? एक्ट एंडेंजरिंग सोवर्निटी, यूनिटी, इंटीग्रिटी ऑफ इंडिया, हुएवर। अब आप वर्ड्स नोट कर लीजिए प्रीलिम्स के लिए। हुएवर पर्पजली, जानबूझकर, नोइंगली, पता होते हुए
तो पर्पसली और नोइंगली बेटा आपकी इंटेंशन को दर्शाता है। पर्पसली और नोइंगली बच्चे आपकी इंटेंशन को दर्शाता है। तो कोई भी पर्पसली या नोइंगली बाय वर्ड्स बोलकर, इधर स्पोकन और रिटन, कोई भी कोई शब्द पर्पसली या इंटेंशनली बोलकर या लिखकर या साइन से या किसी विजिबल रिप्रेजेंटेशन से या किसी इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन से, मार्क करो इसको, इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन को मार्क करो फटाफट, इलेक्ट्रॉनिक की बहुत इंपॉर्टेंट है, इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन को मार्क करो, मार्क दिस। बोलकर, लिखकर, सुनकर, इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन से या किसी फाइनेंशियल मीन से या अदरवाइज एक्साइट करता है, आग लगाना, या अटेम्प्ट करते हैं एक्साइट करने को, सिसेशन और आर्म्ड रिबेलियन, डिवाइड करने का कोई काम कर रहा है, सिसेशन इस भड़काने का कोई काम कर रहा है, भड़काना, और आर्म्ड रिबेलियन और सब वर्सिव एक्टिविटीज, कुछ इस तरह की एक्टिविटीज जिससे देश में कुछ अलग चीजें होने लगे, विद्रोह होने लगे, भड़का दे वो लोगों को, या एनकरेज कर रहा है ऐसी फीलिंग्स जिससे सेपरेटिस्ट एक्टिविटीज हो, जिससे देश में बंटवारा हो। तो अगर कोई ऐसा काम करता है उससे देश की सोवरेनिटी, यूनिटी और इंटीग्रिटी को खतरा है, या वो इंडल्ज है ऐसे किसी काम में या ऐसे किसी एक्ट को कमिट करता है, तो उसको पनिशमेंट मिलेगी, इम्प्रिजनमेंट फॉर लाइफ which may extend to 7 years and shall also be liable to fine। ठीक है, अब आप इसकी बात पढ़ो, वो आपको लिखते हैं कमेंट्स एक्सप्रेसिंग disapprobation of the measures or administrative or other action of the government with a view to obtain their alteration by lawful means without exciting or attempting to excite the activities referred to in this section do not constitute an offense। हमें कोई दिक्कत नहीं है, हम एक सिंपल सी बात कह रहे हैं कि हाँ ठीक है, अगर कोई चीज़ जो कि ऐसी है कि जिसके खिलाफ आपने जो है आप चुप हैं या आपने गलत को गलत कह दिया है, ठीक है ना, तो इस तरह की कोई चीज़ या कोई एडमिनिस्ट्रेशन में कोई एक्शन लिया जा रहा है, सरकार कोई बात बोल रही है, लॉफुल मीन से कुछ भी किया जा रहा है, लॉफुल मीन से बेटा कुछ भी किया जा रहा है, तो वो जो है क्या नहीं हो सकती, उसे हम एक्साइट करना या अटेम्प्ट करना नहीं कहते, उसे हम एक्साइट करना या अटेम्प्ट करना बिल्कुल नहीं कहते। तो आपको क्या समझ में आया? कोई पर्सन इंटेंशनली, मतलब नोइंगली एंड पर्पसली कोई शब्द बोलता है, कोई शब्द बोलता है, लिखता है, विजिबल रिप्रेजेंटेशन करता है, इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन यूज करता है, कोई फाइनेंशियल मीन यूज करता है, अटेम्प्ट करता है, भड़काने का काम करता है, कोई इस तरह की एक्टिविटीज़ करता है, सेपरेट करने की कोशिश करता है, तो हम मान लेंगे कि उसने जो है वो सेडिशन किया है, नॉट सेडिशन बट इंडिया की यूनिटी, सोवर्निटी और इंटीग्रिटी पर खतरा है, आप ऐसा कोई काम कर रहे हैं, ठीक है। अब मैं आपको बताती हूँ, इंडिया की कोर्ट्स में, अगर आपको पता होना चाहिए, क्योंकि मैं आपको कह रही हूँ कि ये सब्स्टिट्यूटेड फॉर्म है सेडिशन का, मैं आपको कह रही हूँ कि ये सब्स्टिट्यूटेड फॉर्म है सेडिशन का, तो बेटा आपको ये बात ज़रूर पता होनी चाहिए कि इससे पहले जो इंडियन पीनल कोड था उसमें सेक्शन नंबर था 124A, जो बात करता था सेडिशन की, देशद्रोह, देशद्रोह। और अगर देश के लिए कोई भी कोई बात गलत बोलेगा तो बट ऑब्वियस बात है कि उसको सज़ा होगी ही होगी। पर फिर ये कोर्ट में चैलेंज क्यों हो रहा था, फिर सीडिशन लॉ को सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज क्यों किया गया था? क्योंकि वो कहते हैं कि इससे आर्टिकल 19 का जो है वो वायलेशन होता है, बट उसके बावजूद भी जो है वो इस कॉन्सेप्ट को थोड़ा सा रिफाइंड मैनर में भारतीय न्याय संहिता में लाया गया, बहुत रिफाइंड मैनर में इसको
भारतीय न्याय संहिता में लाया गया। ठीक है। अब मैं आपसे एक चीज़ पूछना चाहती हूँ कि अगर आपके पास पुराना आईपीसी है, अगर आपके पास बेटा पुराना आईपीसी है, तो एक बार आप ना 124A पढ़ के देखो। और अगर आपके पास पुराना आईपीसी नहीं है तो एक बार अपने फ़ोन में 124A खोल के देखो और मुझे बताओ कि अब किसका स्कोप ज़्यादा बड़ा है, 152 का बड़ा है या 124A का स्कोप बड़ा है? मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के बताओ, दोनों में से किसका स्कोप जो है वो ज़्यादा बड़ा है? 124A का स्कोप ज़्यादा बड़ा है या भारतीय न्याय संहिता का स्कोप ज़्यादा बड़ा है? 152 का बताओ। जल्दी मुझे बताओ, 124A की लैंग्वेज पढ़ लो एंड 152 की लैंग्वेज पढ़ लो एंड 152 की लैंग्वेज पढ़ो और मुझे फटाफट बताओ किसका स्कोप ज़्यादा बड़ा है। वेरी गुड अभिषेक, आई एम सो इम्प्रेस्ड, वेरी गुड वेरी गुड। व्हाट अबाउट अदर्स? हम्म। वेरी गुड सिमरन। और लोग बताओ मुझे, सब लोग क्लास ले रहे हैं, मुझे सब लोग बताओ किसका स्कोप ज़्यादा बड़ा है। तो अभिषेक और सिमरन ने तो बिल्कुल ठीक आंसर दिया है। व्हाट अबाउट वैष्णवी, समीर एंड एवरीवन? हम्म। तो बिल्कुल ठीक कह रहे हो अंकिता। अब मैं आपको एक चीज़ बताती हूँ और आपने अपनी कॉपी में एक चीज़ को लिखना है कि सीडिशन जो कि 124A था वो यूज़ करता था कुछ चीज़ें और वो हमें बताता था। यस, वेरी गुड वेरी गुड। वो हमें बताता था दैट इंडिविजुअल्स फाउंड गिल्टी ऑफ प्रमोटिंग डिसकॉन्टेंट और डिसअफेक्शन। 124A में बेटा लोग गिल्टी होते थे, इंडिविजुअल्स गिल्टी होते थे क्योंकि वो क्या करते थे, प्रमोट करते थे डिसअफेक्शन टुवर्ड्स द गवर्नमेंट, जिससे उनको सज़ा मिलती थी और फाइन मिलता था। पर भारतीय न्याय संहिता, वेरी गुड अभिषेक वेरी गुड, बिल्कुल ठीक बात है। पर भारतीय न्याय संहिता तो अपने आप में ही बहुत वाइड एक परसेप्शन की बात करता है, एक पॉइंट की बात करता है। और वो पॉइंट क्या है, ये कंसर्न्ड है नेशनल इंटीग्रिटी, सोवर्निटी, हर उस चीज़ के लिए, यूनिटी इंटीग्रिटी के लिए जो है, जो 152 बात कर रहा है, तो 152 का स्कोप बहुत ज़्यादा है। 152 का स्कोप जो है वो बहुत ज़्यादा है। और मेरी आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप इसको अपने स्टडी मटेरियल से बहुत डिटेल में पढ़ेंगे। मेरी आप लोग से रिक्वेस्ट है कि आप अपने स्टडी मटेरियल से बेटा इसको बहुत डिटेल में पढ़ेंगे। क्यों आप इसको बहुत डिटेल में पढ़ेंगे? क्योंकि वहाँ पर आपको ये भी बताया गया है कि कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी ऑफ सेक्शन 124A जो है, किस केस में जो है बताया गया था कि ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल जो है नहीं है। केदारनाथ वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार, केदारनाथ वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार 1962। आपके स्टडी मटेरियल में बहुत खूबी से ये चीज़ें बच्चे दी हुई हैं। बहुत प्यार से उन्होंने लिखा है यहाँ पर कि क्यों आर्टिकल 19 का वॉयलेशन नहीं हो रहा है, कब आर्टिकल 19 का वॉयलेशन हो रहा है। तो अब मेरी आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप मुझे बताओ कि आपको ये चीज़ क्लियर है। तो अब हम आएंगे ऑफेंसेस अफेक्टिंग पब्लिक ट्रैंक्विलिटी। बताइए मुझे, ये कहानी सबको क्लियर है? हरी अप टेल मी, ये कहानी सबको क्लियर है? प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए तो सही कि ये बात आपको क्लियर है। ऐसा कुछ भी करना
वो माना जाएगा कि ये एक्ट जो है ये इंडिया के यूनिटी, सोवर्निटी, इंटेग्रिटी के अगेंस्ट है। बताइए। ठीक है, अब देखिए, अब आप कहानी को समझिए। Offenses relating to Army, Navy, Air Force, not important. Elections, not important. Not important, but self read एक बार इसको कर लीजिएगा। सेल्फ रीड जो है आप इसको एक बार करिएगा। अब आप आ जाइए इस पे, चैप्टर 11, ऑफेंसेस अगेंस्ट पब्लिक ट्रैंक्विलिटी। सबसे पहले तो मैं आप लोगों से कमेंट बॉक्स में पूछना चाहती हूँ कि 3 क्लॉज 5 क्या था। ऑफेंसेस अगेंस्ट द पब्लिक ट्रैंक्विलिटी। बताइए 3 क्लॉज 5 क्या था। बताइए मुझे फटाफट। बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है ये, वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर इट इज़। प्री और मेंस के क्वेश्चन बनते हैं इसमें से। डॉक्ट्रिन ऑफ कॉम्बिनेशन था मैम, कॉमन इंटेंशन था, बिल्कुल था, कॉमन इंटेंशन था। बेटा अब ना आप एक बात को बड़ी ध्यान से समझो, मैं आपको क्या समझाना चाहती हूँ। सेक्शन 189 बात करता है अनलॉफुल असेंबली की। अनलॉफुल असेंबली की, और उसी से अलग 3 क्लॉज 5 बात करता है कॉमन इंटेंशन की, कि आपका कोई कॉमन इंटेंशन है और कोई कॉम्प्लीमेंट्री एक्शन है, और अनलॉफुल असेंबली में आप कोई भी काम करते हो तो वो कॉमन ऑब्जेक्ट को देख के करते हो। कॉमन ऑब्जेक्ट का मतलब कुछ नहीं होता, कॉमन ऑब्जेक्ट का मतलब होता है पर्पस। कॉमन ऑब्जेक्ट का मतलब होता है पर्पस। और ये क्वेश्चन अक्सर आता है कि कॉमन ऑब्जेक्ट और कॉमन इंटेंशन में क्या डिफरेंस है। एग्जाम में ये क्वेश्चन अक्सर आता है दैट व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन कॉमन इंटेंशन एंड कॉमन ऑब्जेक्ट। और अब देखो, इसको बहुत आराम से रीड करो। आपको कहता है एन असेंबली ऑफ 5 और मोर पर्सन्स। वहां पे क्या था, कितने पर्सन्स थे, मुझे बताओ फटाफट, डिफरेंस लिखते चलना। वहां पर कितने कितने जो थे,
मेरे को कमेंट बॉक्स में फटाफट बताओ, ऐसे मज़ा नहीं आएगा। बताओ 3 क्लास 5 में कितने लोग थे? हरी अब टेल मी। 3 क्लास 5 में कितने लोग थे? हम्म। हरी अप हरी अप। कितने लोग थे कॉमन इंटेंशन में? 2 और मोर। यहाँ पे कितने हैं? 5 और मोर। कहते हैं एक असेंबली जिसमें 5 या 5 से ज़्यादा लोग, उन्हें कहा जाएगा अनलॉफुल असेंबली, अगर उनका कोई कॉमन ऑब्जेक्ट है ऑफ कॉमन ऑब्जेक्ट ऑफ द पर्सन्स कंपोजिंग दैट असेंबली, उनका कोई कॉमन ऑब्जेक्ट है कोई काम करने का। अब देखो, टू ओवर ऑ, गुंडागर्दी करना बाय क्रिमिनल फोर्स, या फिर क्रिमिनल फोर्स दिखाना, द सेंट्रल गवर्नमेंट और एनी स्टेट गवर्नमेंट or parliament or the legislature of any state or any public servant in exercise of the lawful power of such public servant। क्या करना? कोई असेंबली जो कि गुंडागर्दी दिखा रही है, क्रिमिनल फोर्स कर रही है, ठीक है, ये सब काम कर रही है, या कोई रेजिस्ट कर रहे हो एग्जीक्यूशन ऑफ एनी लॉ और एनी लीगल प्रोसेस, उसको इम्प्लीमेंट नहीं होने दे रहे हो, या कोई मिसचीफ या क्रिमिनल ट्रेसपास या ऑफेंस कर रहे हो, या कोई क्रिमिनल फोर्स यूज कर रहे हो, शो कर रहे हो, ऑब्टेन कर रहे हो पोजेशन किसी प्रॉपर्टी का, सामने वाले को डिप्राइव कर रहे हो उसके एंजॉयमेंट से, राइट ऑफ वे, कि उसका कहीं हक है और उसको यूज नहीं करने दे रहे हो, या वाटर, या कोई ऐसा इनकॉर्पोरल राइट जिसे आप छू, मतलब इनकॉर्पोरल राइट मतलब जिसे आप छू नहीं सकते, of which he is in possession or enjoyment, or to enforce any right or supposed right। किसी के अपने घर में कुआं है, उसको यूज ही नहीं करने दे रहे हो कि नहीं तुम तो यूज ही नहीं कर सकते। तो हम कह रहे हैं अनलॉफुल असेंबली में 5 या 5 से ज्यादा लोग होते हैं, वहां पर कॉमन इंटेंशन था, यहाँ पर है कॉमन ऑब्जेक्ट। कॉमन ऑब्जेक्ट का मतलब कुछ नहीं होता, कॉमन ऑब्जेक्ट का मतलब है पर्पस। टू ओवर ऑ बाय क्रिमिनल फोर्स और शो ऑफ क्रिमिनल फोर्स द सेंट्रल गवर्नमेंट और एनी स्टेट गवर्नमेंट, या कोई भी, या रेजिस्ट कर रहे हो या मिसचीफ कर रहे हो या ऐसा कुछ भी कर रहे हो, ठीक है, या फिर बाय मींस ऑफ क्रिमिनल फोर्स ही इज नॉट लीगली बाउंड टू डू, नॉट एंटर और टू ओमिट, अगर ऐसा कुछ भी कर रहे हो, मतलब ये सारे में से आप कोई भी काम कर रहे हो, तो हम कह देंगे कि 5 या 5 से ज़्यादा लोग ऐसे कोई भी काम करते हैं, तो हम मान लेंगे कि वो अनलॉफुल असेंबली है और वो कॉमन ऑब्जेक्ट के परजुएंस में काम कर रही है। देखो क्या लिखा है, असेंबली विच वॉज नॉट अनलॉफुल व्हेन इट असेंबल्ड में सब्सिक्वेंटली बिकम एन अनलॉफुल असेंबली। जब वो इकट्ठे हुए हैं तब तक शायद वो अनलॉफुल असेंबली ना हो, पर लेटर स्टेज पे जब वो बन सकते हैं, अगर उन्होंने कुछ पर्पस अपना डिसाइड कर लिया है तो, अगर उन्होंने पर्पस अपना कुछ डिसाइड कर लिया है तो। एक बार इसके ये वाले छोड़ो, इसके क्लॉजेस पे तो मैं आऊंगी ही अभी, आप इसको देखो। एवरी मेंबर ऑफ अनलॉफुल असेंबली गिल्टी ऑफ एन ऑफेंस कमिटेड इन प्रोसिक्यूशन ऑफ कॉमन ऑब्जेक्ट। हर मेंबर अनलॉफुल असेंबली का गिल्टी है कॉमन ऑब्जेक्ट के लिए। अगर कोई ऑफेंस कमिट हुआ है किसी मेंबर के द्वारा ऑफ एन अनलॉफुल असेंबली इन प्रोसिक्यूशन ऑफ द कॉमन ऑब्जेक्ट, कॉमन ऑब्जेक्ट के उसमें किसी ने कोई ऑफेंस किया है, और as the member of that assembly knew to likely to be committed in prosecution of that object, और उसको पता है कि उस प्रोसिक्यूशन में कॉमन ऑब्जेक्ट के उसमें परजुएंस में वो एक्ट हो सकता है, तो हर वो पर्सन जो है वो लाइबल होगा एट द टाइम ऑफ कमिटिंग दैट ऑफेंस इज इन अ सेम मैनर इज गिल्टी ऑफ दैट ऑफेंस। मैं वो आपको क्या कह रहा है, मैं आपको एक छोटी सी बात बताती हूँ। 6 लोग हैं, 6 लोग जो हैं, लेट सपोज कि वो ना बैंक लूटने गए हैं, बैंक लूटने गए हैं। तो अब वो आपको क्या कह रहा है, वो आपको बात कह रहा है कि 6 लोग बैंक लूटने के लिए गए, पर ना किसी को ये नहीं पता था कि ए ने अपने जेब में पिस्टल रखी है और ए ने वहां पर पिस्टल चला दी, ठीक है। हम कह रहे हैं वो लोग, उनको डिफेंस मिल सकता है कि वो अनलॉफुल में अनलॉफुल असेंबली का पार्ट नहीं है, मतलब वो उस मर्डर के लिए लाइबल नहीं है क्योंकि उनको पता नहीं था, बट अब वो ओपन रिवॉल्वर लगा के चल रहा है और 5 लोग कह रहे हैं जी हमें तो पता ही नहीं था,
कि ये जान से भी मार देगा, तो आप तब डिफेंस नहीं ले सकते। तो वो बस इतनी सी बात बता रहा है कि अगर कोई ऑफेंस अनलॉफुल असेंबली ने किया है कॉमन ऑब्जेक्ट के परजुएंस में, तो हर वो मेंबर जो है वो लाइबल होगा। ठीक है। और हम उसे कहेंगे वो सेम मैनर में लाइबल होगा जैसे उसने ऑफेंस किया है। तो अब मैं आपको बताती हूँ, आपको एक बात समझनी है कि लॉफुल असेंबली का मेंबर होना ही अपने आप में पनिशेबल ऑफेंस है। लॉफुल असेंबली का मेंबर होना ही अपने आप में ऑफेंस है। वो कहते हैं एवरी मेंबर, अगर आप लॉफुल असेंबली के मेंबर ही हैं तो वो ही एक ऑफेंस है। दैट इज़ ऑल्सो ऑफेंस। मेंबरशिप होना, उसके बाद नॉलेज होना, इंटेंशन होना और उसको कंटिन्यू करना, ये ही अपने आप में एक ऑफेंस है। तो अगर आपने चाहे कुछ नहीं भी किया हो, आपने चाहे कुछ नहीं भी किया हो, पर अगर आप अनलॉफुल असेंबली के मेंबर हैं तो आप जो है वो लाइबल होंगे ही होंगे। तो आप लाइबल होंगे ही होंगे। तो मेंबरशिप ऑफ एन अनलॉफुल असेंबली इज पनिशेबल नो मैटर व्हाट, नो मैटर व्हाट। ठीक है। तो अब एक बात अपने में लिख लीजिए प्लीज। पहले तो मुझे बताओ, ये बात आपको समझ में आई? आपको ये बात समझ में आई? प्लीज मुझे बताइए, आपको ये बात समझ में आई? प्लीज पहले मुझे यहाँ तक बताओ, फिर लिखना शुरू करना। और अभी तो मुझे इसमें बहुत सारी चीजें बतानी है, तो उसे आप लिखते चलिएगा, तो उसे आप लिखते चलिएगा। और लोग बताइए। हम्म। दो चीज़ों का हमेशा ध्यान रखिएगा। वो बात करते हैं कॉमन ऑब्जेक्ट की, मतलब ये बात करते हैं कॉमन ऑब्जेक्ट की, वो बात करते थे कॉमन इंटेंशन की। चलिए लिखना शुरू कीजिए प्लीज। लिखना शुरू कीजिए। 190। अच्छा, देखो, आप 190 को खोलो, आप 190 को खोलिए। 190 कहता है एवरी मेंबर ऑफ एन अनलॉफुल असेंबली, एवरी मेंबर, हर मेंबर अनलॉफुल असेंबली का गिल्टी होगा। किसके लिए? ऑफेंस के लिए जो कि कमिट किया गया है इन प्रोसिक्यूशन ऑफ कॉमन ऑब्जेक्ट, जो कि किया गया है कॉमन ऑब्जेक्ट के प्रोसिक्यूशन में। बेटा कॉमन ऑब्जेक्ट का मतलब कुछ नहीं होता। कॉमन ऑब्जेक्ट का मतलब है कि एक अनलॉफुल असेंबली है, हम क्लास के 6 लोगों ने मिलकर, 5 और मोर है, तो हम 5 लोगों ने मिलकर एक एक पर्पस डिसाइड कर लिया कि हमें तो सिमरन को पढ़ने नहीं देना है। तो हमने जो है वो क्या किया, एक हमारी एक अनलॉफुल असेंबली बन गई। समझ में आई बात? हमारा पर्पस है सिमरन को ना पढ़ने देना। तो हम कह रहे हैं हर मेंबर अनलॉफुल असेंबली का गिल्टी होगा ऑफेंस के लिए जो कि कॉमन ऑब्जेक्ट के, कॉमन ऑब्जेक्ट के प्रोसिक्यूशन में किया गया है, जो कि कॉमन ऑब्जेक्ट के प्रोसिक्यूशन में किया गया है। अब देखो, अब आप जो है, ठीक है, आप जो है इसकी पढ़िए अभिषेक, इसको रीड कीजिए अपने आप, इसको अपने आप रीड कीजिए और देखिए। इफ एन ऑफेंस इज कमिटेड बाय एनी मेंबर, बेटा प्लीज एनी मेंबर को टिक करो, एनी मेंबर को जो है वो टिक करो। कोई ऑफेंस होता है किसी भी मेंबर द्वारा ऑफ एन अनलॉफुल असेंबली, किसी भी अनलॉफुल असेंबली के द्वारा किसी भी मेंबर से जो कि अनलॉफुल असेंबली का पार्ट है, कॉमन ऑब्जेक्ट के परजुएंस में, प्रोसिक्यूशन में ऑफ दैट असेंबली, सच एज द मेंबर्स ऑफ दैट असेंबली, उस असेंबली के मेंबर्स न्यू टू बी लाइकली टू कमिट इन प्रोसिक्यूशन ऑफ दैट ऑब्जेक्ट, उन लोगों को पता है कि अनलॉफुल असेंबली का पार्ट है वो, उन लोगों को पता है कि कुछ ऑफेंस हो सकता है। आप बैंक को लूटने गए और आपको पता है कि क्या कहते हैं कि एक आदमी ने ना रिवॉल्वर रखी हुई है, तो जब रखी हुई है तो आपको कहीं ना कहीं ये बात पता है कि वो जो है गोली मार देगा। अब अगर उसने छुपा के रखा हुआ है
तो कोई बात नहीं, तो फिर आप जो है उस ऑफेंस के लिए लाइबल नहीं होगे। पर अगर आपने जो है वो छुपा के नहीं रखा है और सबको दिख रहा है, तो अब अगर आपने छुपा के रखा है तो फिर मतलब सामने वाले ने छुपा के रखा है और आपको नहीं पता, तो आप लाइबल नहीं हो। पर आप अनलॉफुल असेंबली के लिए तो लाइबल हो पर उस ऑफेंस के लिए लाइबल नहीं हो। पर अब वो आपको कहते हैं कि उसने रिवॉल्वर निकाल के रखी हुई है, और अब आपको पता है उसने निकाल के रखी है और उसने ना रॉब करते समय मार डाला, तो आप भी उसी ऑफेंस के लिए लाइबल होगे। आप भी उसी ऑफेंस के लिए लाइबल होगे। वो लिख रहा है ना, सच मेंबर्स ऑफ दैट असेंबली न्यू, न्यू को जो है वो करो, न्यू टू बी लाइकली टू बी कमिटेड इन प्रोसिक्यूशन ऑफ दैट ऑब्जेक्ट। रॉब उनका पर्पस था, रिवॉल्वर लेकर गए थे तो पता था। एवरी पर्सन हु एट द टाइम ऑफ कमिटिंग ऑफ दैट ऑफेंस, हर वो पर्सन जो उस टाइम ऑफेंस कर रहा है, इज अ मेंबर ऑफ द सेम असेंबली, तो वो असेंबली का मेंबर माना जाएगा और वो उस ऑफेंस के लिए गिल्टी भी माना जाएगा। आप 190 को, अभी मैंने खत्म भी नहीं कराया है 190, अभी तो मैं आपको कुछ चीजें बताना चाह रही थी, पर चलो कोई नहीं। अब आप बात ध्यान से समझो। अनलॉफुल असेंबली होना बहुत जरूरी है 190 के 189 के अंडर। अनलॉफुल असेंबली होना बहुत जरूरी है। कोई क्रिमिनल एक्ट होना बहुत जरूरी है, लिख लो अपनी कॉपी में। अनलॉफुल असेंबली होना जरूरी है, क्रिमिनल एक्ट होना जरूरी है। जो एक्ट हो रहा है वो होना चाहिए इन प्रोसिक्यूशन ऑफ कॉमन ऑब्जेक्ट। आपने कोई पर्पस डिसाइड किया था, उसके प्रोसिक्यूशन में होना चाहिए। और मेंबर्स ने वॉलेंटरली ज्वाइन किया होना चाहिए वो अनलॉफुल असेंबली। किसी ने आपको थ्रेट दे दिया है, आपने जो है किसी प्रेशर से जो है, आपने जो है किसी प्रेशर से जो है अगर कुछ कर लिया है, ज्वाइन कर लिया है, तो फिर तब आपको अनलॉफुल असेंबली का पार्ट बेटा नहीं माना जाएगा। अगर आपने अपनी इच्छा से वॉलेंटरली, अगर आपने ज्वाइन किया है, अपनी इच्छा से वॉलेंटरली ज्वाइन किया है, तो ये आप अनलॉफुल असेंबली का पार्ट माने जाओगे। और उस वक्त जो भी ऑफेंस हो रहा है तो आप उसके लिए लाइबल माने जाओगे। बताओ मुझे अभिषेक की बात समझ में आई? और अभी मुझे आपको कॉमन इंटेंशन और कॉमन ऑब्जेक्ट का डिफरेंस बताना है, तो पहले आप थोड़ा सा लिखो। बात समझ में आई? बताओ मुझे, बात समझ में आई? सब लोग बताओ, ये बात क्लियर हुई? अब लिखो, अब पहले बात लिखो। इफ अ पर्सन हैड द नॉलेज ऑफ द कॉमन ऑब्जेक्ट, if the person had the knowledge of the common object, if a person had the knowledge of the common object of the assembly of the assembly of the assembly of five or more persons, of the assembly of five or more persons, and he intentionally joins, and he intentionally joins or continues in the assembly, he intentionally joins or continue in the assembly, then it is implicit that, then it is implicit that he had also agreed, then it is implicit that
he had also agreed for the common object of that assembly. He had agreed for the common object of that assembly. And since, मैं repeat कर रही हूँ, if a person had the knowledge of the common object of the assembly, if the person had the knowledge of the common object of the assembly of 5 or more persons, and he intentionally joins or continues in the assembly, he intentionally joins or continues in the assembly, then it is implicit that he had also agreed, then it is implicit that he has also agreed for the common object of that assembly. He has also agreed for the common object of that assembly. And since he was physically present, he was physically present he will be considered to be member of the unlawful assembly. He will considered to be member of the unlawful assembly. एक बात को समझ लो, यहाँ पर लाइबिलिटी जॉइंट और कंस्ट्रक्टिव है, यहाँ पर लाइबिलिटी जॉइंट और कंस्ट्रक्टिव है, ये बात आपको ध्यान में रखनी है. अगर आपने अपनी इच्छा से पता होते हुए कोई असेंबली ज्वाइन की है, आपको पता है कि उसका पर्पस ही अनलॉफुल है और अब तो इसलिए अनलॉफुल असेंबली है, पर अगर किसी ने फोर्स करके कराई है तो आपकी लाइबिलिटी नहीं है. किसी ने फोर्स करके कराई है तो आपकी कोई लाइबिलिटी नहीं है. तो अगर आपने अपनी इच्छा से करी है तो अनलॉफुल असेंबली का मेंबर होना ही अपने आप में एक ऑफेंस है. जैसे हमने आज तक पढ़ा है ना कि कॉन्स्पिरेसी करना ही ऑफेंस है, तो अनलॉफुल असेंबली का मेंबर होना ही अपने आप में एक ऑफेंस है. एक बात मुझे बताओ, सिर्फ आपने कॉमन इंटेंशन कर लिया पर कोई कॉम्प्लीमेंट्री एक्शन नहीं किया, तो क्या वो ऑफेंस था? सिर्फ आपने डिसाइड कर लिया, आपका मन है कि मेरे को सी को मारना है, पर आपने किया कुछ नहीं और ना आपने कंस्पायर किया, सिर्फ आपकी कॉमन इंटेंशन है, तो क्या वो ऑफेंस है? नहीं है. पर यहाँ पर कॉमन ऑब्जेक्ट मतलब कि आपका अनलॉफुल असेंबली का पार्ट होना, मेंबर होना ही अपने आप में एक ऑफेंस है. मेंबर होना ही अपने आप में एक ऑफेंस है. तो यहाँ पर वी आर क्रिएटिंग कंस्ट्रक्टिव लाइबिलिटी. और आपको यहाँ पर एक चीज का बेहद अच्छे से ध्यान रखना है. सपोज कि ए बी सी डी ई एफ जी एच लोग हैं, ए से लेके एच तक लोग हैं, ए बी सी डी ई एफ जी एच. अब उनका इंटेंशन है, उनका कॉमन ऑब्जेक्ट है कि उनको एक्स को किल करना है. ठीक है. और ना वो लोग एक जगह पर जाते हैं. ठीक है, आप इस बात को समझो कि ए बी सी डी ई एफ जी एच इनका कॉमन ऑब्जेक्ट है एक्स को किल करना. कॉमन ऑब्जेक्ट है टू किल एक्स. ठीक है. तो अब जब वो एक्स को मारने जाते हैं, ठीक है, तो वहां पर जो है वाई जेड एम एन ओ भी होते हैं, एक्स के साथ. और वहां पर शुरू हो जाती है फाइट. दोनों ग्रुप्स के बीच में. ठीक है.
ए जो है वो वाई को स्टैब करता है, बी जो है वो अनकॉन्शियस हो जाता है तो वो बाहर चला जाता है, ठीक है। बीच में ऐसा कुछ होता है कि इनकी आपस में लड़ाई होती है, तो अब जिसने अनलॉफुल असेंबली बीच में छोड़ दी कि भाई ठीक है, तो वो तो अनलॉफुल असेंबली के लिए लाइबल नहीं है। लेट्स सपोज कि बी अनकॉन्शियस हो गया, बी जो है वो चला गया, वो अनलॉफुल असेंबली का हिस्सा ही नहीं है, किसी भी कारण से चला गया, चाहे किसी भी कारण से चला चला गया, तो वो अनलॉफुल असेंबली का हिस्सा नहीं है। पर अगर बी जो है वो अनकॉन्शियस हो गया पर अब पेड़ के पास बैठा और कह रहा है मारो मारो, तो वो अभी भी अनलॉफुल असेंबली का हिस्सा है, तो अभी भी वो अनलॉफुल असेंबली का हिस्सा है। तो बस वो आपको एक छोटी सी बात कहता है कि आपसे जो है ये बात करता है, 189 बात करता है कंस्ट्रक्टिव लाइबिलिटी की। 189 इज टॉकिंग अबाउट कंस्ट्रक्टिव लाइबिलिटी। ये एक ऑफेंस कमिट हो रहा है और वो ऑफेंस कमिट हो रहा है इन प्रोसिक्यूशन ऑफ कॉमन ऑब्जेक्ट, कॉमन ऑब्जेक्ट के प्रोसिक्यूशन में। और सामने वाले पर्सन को, जो मेंबर है, उसको पता है कि ऐसा कुछ हो सकता है, उसको ये पता है, ही न्यू, ही हैज दिस नॉलेज कि ऐसा हो सकता है। तो बस अगर वो ऑफेंस कोई बंदा करता है तो उस असेंबली के हर मेंबर की लाइबिलिटी होगी कि वो उस ऑफेंस के लिए लाइबल होगा। बस इतनी सी वो बात कह रहा है, ठीक है ना। तो आप एक पॉइंट लिखो, प्लीज राइट डाउन वन पॉइंट। एक बात लिखिए आप, whenever an unlawful assembly whenever an unlawful assembly moves to attain a common object moves to attain a common object whenever an unlawful assembly moves to attain a common object, it may be that it may be that it may be that in attaining the common object, it may be that in attaining the common object, the members had to commit the members had to commit certain offenses members had to commit certain offenses which were necessarily ऐसे लिखो, which are necessary for the attainment of the common object, which are necessary for the attainment of the common object. Full stop. Such offenses which were necessary such offenses which were necessary and hence they were committed such offenses which were necessary and hence they were committed will be said to have been committed will be said to have been committed in prosecution of the common object.
will be said to have been committed in prosecution of the common object. ये आपको क्या कहना चाहता है कि 5 लोग ग्रुप बनाकर एक लैंड पर कब्जा करने चले गए। 5 लोग ग्रुप बनाकर, अनलॉफुल असेंबली होगी, लैंड पर कब्जा करने चले गए। उनमें से एक आदमी ने गन अपनी बाहर लटकाई हुई थी, पॉकेट के पास उसको टक किया हुआ था। सबको पता है कि उसके पास गन है। अब अगर वहां पे जाके कुछ गर्मा गर्मी हो गई और उसने जो है शूट कर दिया, तो ऑल आर लाइबल फॉर मर्डर, क्योंकि उन्होंने जो ये काम किया है ये कॉमन ऑब्जेक्ट में किया है। उनको पता है कि ठीक है, उनका पर्पस कुछ और हो सकता है, कब्जाना उनका एक पर्पस हो सकता है अनलॉफुल असेंबली का, पर जब उनको दिख रहा है कि भाई ये गन लेके जा रहा है तो शूट भी किया जा सकता है। अब एक और स्टोरी है, वो लोग जा रहे हैं पर एक के पास हिडन पिस्टल है, किसी को पता नहीं है, किसी और को पता नहीं है, किसी को नॉलेज नहीं है। तो क्या अब और दूसरे लोग लाइबल होंगे अगर हिडन पिस्टल है तो? कब्जाने तो लैंड गए थे पर वहां पे गोली चल गई उससे, तो अब हिडन पिस्टल है, किसी को नहीं पता, तो अब क्या लाइबिलिटी होगी? बिल्कुल भी नहीं होगी। तो न्यू जो है ना, जो ये वर्ड है न्यू, ये बेहद ज़रूरी है लाइबिलिटी डिसाइड करने के लिए। ठीक है, तो आप एक केस लिखिए प्लीज़, आप एक केस लिखिए। चिक्का रंगा गोवदा, चिक्का रंगा, CHIKKA, चिक्का रंगा, CHIKKA, रंगा, RANGA, चिक्का रंगा गोवदा, GOWDA, GOWDA, चिक्का रंगा गोवदा वर्सेस स्टेट ऑफ मैसूर, वर्सेस स्टेट ऑफ मैसूर, 1956 सुप्रीम कोर्ट, 1956 सुप्रीम कोर्ट। लिखिए, द कोर्ट हेल्ड दैट, द कोर्ट हेल्ड दैट यूज ऑफ द वर्ड्स, यूज ऑफ द वर्ड्स, इन्वर्टेड कॉमा में डालिए, न्यू टू बी लाइकली, न्यू टू बी लाइकली, inverted comma close, makes the ambit of, new to be likely, inverted comma close, makes the ambit of section 190, makes the ambit of section 190 makes the ambit of section 190 wider, wider, that is even if, that is even if an offense can be said, even if an offense can be said not to have been committed, even if an offense can be said not to have been committed, not to have been committed in prosecution directly, not to have been committed in prosecution directly, comma, if the offense committed by a member, comma, if the offense is committed by a member was such as, was such as
can be said to have committed within the knowledge was such as can be said to have been within the knowledge can be said to have been within the knowledge of the other members within the knowledge of the other members to be likely to be committed knowledge of the other members to be likely to be committed comma the other members will be liable the other members will be liable for that offense the other members will be liable for that offense read with section 190 read with section 190 नॉलेज होनी चाहिए बस वो इतनी सी बात कहना चाहता है आपको एक बात और लिखिए प्लीज प्लीज राइट डाउन whenever charge of membership of unlawful assembly केस से अलग लिखिएगा whenever charge of membership of unlawful assembly whenever charge of membership of unlawful assembly fails charge of membership of unlawful assembly fails application of section 190 also will fail application of section 190 will also fail अरे भाई जब अनलॉफुल असेंबली प्रूव नहीं हुई कि आपकी असेंबली अनलॉफुल है तो फिर 190 का चार्ज कैसे लग जाएगा फिर तो वो जो है क्या कहते हैं फेल ही कर जाएगा तो मैं रिपीट कर रही हूँ whenever charge of membership of unlawful assembly fails the application of section 149 the application of section 190 also will fail application of section 190 also will fail because in the absence of unlawful assembly there cannot be a charge of main offense because in the absence of unlawful assembly there cannot be a charge of main offense read with section 190 there cannot be a charge of main offense read with section 190 प्लीज राइट डाउन नेक्स्ट पैराग्राफ तो अगर अनलॉफुल असेंबली नहीं है तो फिर मेन ऑफेंस के साथ 190 नहीं लगा सकते क्योंकि जब अनलॉफुल असेंबली प्रूव नहीं हो तो फिर अनलॉफुल असेंबली का सेक्शन कैसे लगा दोगे मेन ऑफेंस के साथ लगा ही नहीं सकते लिखो इन सच अ केस the prosecution can always insist upon in such a case the prosecution can always insist upon proving the main offense in such a case the prosecution can always insist upon proving the main offense read with section 3 clause 5 read with section 3 clause 5
3 clause 5 is common intention. Write down. But the burden will strictly lie upon. But the burden will strictly lie upon the prosecution. But the burden will strictly lie upon the prosecution to prove the but the burden will strictly lie upon the prosecution to prove the number 1 existence of common intention, existence of common intention. Number 2 active participation, active participation at the time of commission of the offense, active participation at the time of commission of the offense. Active participation at the time of commission of the offense. अब आप एक बार कॉमन ऑब्जेक्ट और कॉमन इंटेंशन में डिफरेंस समझ लीजिए. अब आप कॉमन इंटेंशन जो कि बात करता है 3 क्लॉज 5 की और कॉमन ऑब्जेक्ट जो कि कहीं ना कहीं दिया गया है 190 में. तो ज़रा आप ओह माय गॉड व्हाट इज दिस. चलिए ठीक है. कॉमन इंटेंशन जो कि दिया गया है 3 क्लॉज 5 में, कॉमन ऑब्जेक्ट जो कि दिया गया है 190 में. तो अब आप इसके डिफरेंस को लिखिए. लिखिए कॉमन, एक तरफ लिखिए कॉमन इंटेंशन, एक तरफ लिखिए कॉमन ऑब्जेक्ट. प्लीज राइट डाउन. तो आप लिखिए 34 के लिए इट कैन बी एनी नंबर ऑफ पर्सन्स 2 और 5, लेस देन 5 मोर देन 5 कुछ भी. तो फॉर कॉमन इंटेंशन देयर कैन बी एनी नंबर ऑफ पर्सन्स बट फॉर common object it must be more than 5 members. It must be more than 5 members. लिखिए for common intention the agreement has to be more specific. For common intention, please write down. The agreement has to be more specific. That is, the agreement has to be more specific. That is, it has to be. That is, it has to be. To do the act, it has to be. To do the act in a complementary manner. It has to be to do the act in a complementary manner. कि आपने एक कॉमन इंटेंशन फॉर्म किया और उसके बाद आपने कॉम्प्लीमेंट्री एक्ट किया. राइट डाउन. फॉर कॉमन ऑब्जेक्ट प्लीज राइट डाउन. मैं कॉमन इंटेंशन का रिपीट कर रही हूँ. द अग्रीमेंट हैज टू बी मोर स्पेसिफिक. It has to be to do the act in a complementary manner. In a complementary manner. For common object, please write down. It is more loose kind of agreement. It is more loose kind of agreement. Only to attain the common object. Only to attain the common object. Write down complementary action is not required क्योंकि
कॉम्प्लीमेंट्री एक्शन इज नॉट रिक्वायर्ड, क्योंकि मेंबरशिप होना ही अपने आप में एक ऑफेंस है। मेंबरशिप होना ही अपने आप में एक ऑफेंस है। कॉमन इंटेंशन में एक और बड़ी बात लिखी है, कुछ रिपीट करना हो तो मुझे बता दीजिएगा, कुछ रिपीट करना हो तो प्लीज़ मुझे बताइएगा। कॉमन इंटेंशन में एक बहुत बड़ी बात लिखी है, फिजिकल प्रेजेंस इज नॉट मस्ट, फिजिकल प्रेजेंस होना कोई ज़रूरी नहीं है, एक्टिव पार्टिसिपेशन इज रिक्वायर्ड, एक्टिव पार्टिसिपेशन इज सफिशिएंट। तो कॉमन इंटेंशन में लिखिए फिजिकल प्रेजेंस इज नॉट मस्ट, active participation is sufficient, active participation is sufficient। कॉमन ऑब्जेक्ट में लिखिए, कॉमन ऑब्जेक्ट में लिखिए फिजिकल प्रेजेंस इन द असेंबली इज मस्ट, फिजिकल प्रेजेंस असेंबली में होना बहुत जरूरी है, फिजिकल प्रेजेंस इन द असेंबली इज मस्ट, एक्टिव पार्टिसिपेशन इज नॉट रिक्वायर्ड, एक्टिव पार्टिसिपेशन इज नॉट रिक्वायर्ड। कॉमन इंटेंशन में गोलकनाथ कह रही हूँ, बरेंद्र कुमार घोष का जो है वो केस याद कर लीजिए। बरेंद्र कुमार घोष के केस में क्या था कि आप बेशक आप फिजिकली प्रेजेंट नहीं है पर आप एक्टिवली पार्टिसिपेटेड है, पर कॉमन ऑब्जेक्ट में अनलॉफुल असेंबली में आपका जो है क्या होना जरूरी है, प्रेजेंट होना जरूरी है। एक्टिवली आप चाहे पार्टिसिपेट कर रहे हो चाहे नहीं कर रहे हो, खड़े होके देख रहे हो मारो 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 तो, या खड़े हो तो उसकी कोई ज़रूरत नहीं है। 34 कह रही हूँ, कॉमन इंटेंशन के लिए लिखिए, कॉमन इंटेंशन के लिए लिखिए, कॉमन इंटेंशन के लिए प्लीज लिखिए, प्लीज राइट डाउन फॉर कॉमन इंटेंशन that it is just a rule of evidence, it is just a rule of evidence, it is just a rule of evidence and it does not create, it is just a rule of evidence, it is just a rule of evidence and it does not create a specific offense, it is just a rule of evidence and it does not create, and it does not create a specific offense। Write down, whereas common object, whereas इसको common object मत लिखो, इसको इस तरह से लिखो, whereas section 190 मतलब common object में लिखो, whereas section 190 has, 190 has section 189 clause 2, section 190 has 189 clause 2 implicit in it, has 190 190 has 189 clause 2 implicit in it। 190 में 189 का क्लॉज 2 इम्प्लिसिट है। 189 का क्लॉज 2 क्या कह रहा है? 189 का क्लॉज 2 अभी हम पढ़ेंगे, वो बात कर रहा है पनिशमेंट की, वो बात कर रहा है पनिशमेंट की, तो पनिशमेंट वाला ही तो चार्ज लगता है ना। तो लिखो एंड सेक्शन 189 क्लॉज 2 एंड सेक्शन 189 clause 2 creates a specific offense and 189 clause 2 creates a specific offense। स्पेसिफिक ऑफेंस कैसे क्रिएट कर रहा है? आप अनलॉफुल असेंबली के मेंबर हो तो भी ऑफेंस है, पर कॉमन इंटेंशन सिर्फ अगर है तो थोड़ी ना ऑफेंस है। पर अगर आपका कॉमन ऑब्जेक्ट है अनलॉफुल असेंबली के मेंबर हो तो वो ऑफेंस है। तो लिखिए
Section 190 is a rule of constructive liability. Section 190 is a rule of constructive liability, and it has a specific offense implicit in it. And it has specific offense implicit in it. And it has specific offense implicit in it. प्लीज लिखिए, for common intention, for common intention, for common intention, burden of proof, for common intention, burden of proof is comparatively much higher. Burden of proof is comparatively much higher. For section, for not section, for common object या for 190, for 190 burden of proof is lesser. सिर्फ प्रूव करना है कि भाई ठीक है अनलॉफुल असेंबली का हिस्सा है, बस इतनी सी बात प्रूव करनी है. प्लीज मुझे बताइए यहाँ तक सबको क्लियर है सब कुछ? प्लीज मुझे बताइए ये बात समझ में आई? कोई शक, सवाल, कोई डाउट? बताइए, कोई परेशानी? कॉमन इंटेंशन, कॉमन ऑब्जेक्ट समझ में आ गया? अब तो कोई गलती नहीं करोगे? बताइए मुझे. मुझे नहीं लगता कि अब आपको कोई परेशानी है. अगर आपके पेपर में भी आएगा तो आप अच्छे से लिख पाएंगे इसे. तो मुझे नहीं लग रहा कि कोई दिक्कत होनी चाहिए आपको इसमें अब. गुड. अभिषेक आप भी बताइए, कोई डाउट? देखिए, कहते हैं अब वो whoever being aware of the facts which render any assembly and unlawful assembly intentionally joins that assembly. तो आपको कह रहे हैं कि आप अवेयर हो फैक्ट से कि अनलॉफुल असेंबली, अवेयर हो जो भी है, आप इंटेंशनली जो है वो ज्वाइन करते हो, कंटिन्यू करते हो उसमें, तो आप कहलाओगे उस अनलॉफुल असेंबली के मेंबर, और सच मेंबर पनिश होगा फॉर दैट ऑफेंस, और उसका जो है वो कितना होगा? 6 months प्लस फाइन. 6 months प्लस फाइन. तो ये आपको कह रहा है जब आप मेंबर हैं किसी अनलॉफुल असेंबली के, केस देखते मुझे समझ नहीं आ रहा, तब और क्लियर होगा. केस देते तब क्लियर होगा. मेरे को, मैं समझ नहीं पा रही हूँ आप क्या कह रहे हो. ठीक है. अब आगे 189 का क्लॉज 3 आपको कह रहा है जब आप ज्वाइन करते हो, कंटिन्यू करते हो, आपको पता है, ठीक है, तो आप जो है वो क्या हो, ज्वाइन कर रखा है या कंटिन्यू अनलॉफुल असेंबली में, आपको पता है अनलॉफुल असेंबली जो है हैज बीन कमांडेड इन द मैनर प्रिस्क्राइब्ड बाय लॉ टू डिस्पर्स, की भी लॉ कहता है कि ये एग्जिस्ट ही नहीं करनी चाहिए, फिर भी आप उसमें हो, तो आपको 2 साल की सजा, फाइन और बोथ मिलेगा.
2 साल की सजा, फाइन और बोथ मिलेगा। अभिषेक, मेरे को नहीं लगता कि इसमें और कुछ क्लियर होने की बात है। मुझे अभिषेक सच में इसमें नहीं लगता कि इसमें और कुछ क्लियर होने की बात है। एक बड़ी सिंपल सी कहानी है, अगर आपने अभिषेक कॉमन इंटेंशन की क्लास नहीं ली ना, तो आपको कॉमन ऑब्जेक्ट कभी जीवन में समझ नहीं आ सकता। और यही बात मैं बार बार कहती हूँ कि आप पिछली क्लासेस लो। कॉमन इंटेंशन एक सिंपल सी बात करता था कि दो या दो से ज्यादा लोगों ने बीच मिलकर जो है वो एक कॉमन इंटेंशन किया कि हमें तो फलाने को मारना है। तो सिर्फ ये बात करना ऑफेंस नहीं हो सकता, आप जो एक्ट करे वो फर्दरेंस ऑफ कॉमन इंटेंशन में होना चाहिए। सिर्फ कॉमन इंटेंशन किसी को जो है वो लाइबल नहीं बनाता जब तक आपका जो है वो क्या नहीं है, कॉम्प्लीमेंट्री एक्शन नहीं है। तो मैंने बहुत डिटेल में बताया है, अगर आप कॉमन इंटेंशन की क्लास लोगे तो शायद आपको कॉमन ऑब्जेक्ट अच्छे से समझ में आएगा। पर अगर आपने कॉमन इंटेंशन की क्लास नहीं ली है, कॉमन इंटेंशन ही नहीं समझा है, तो आपको कॉमन ऑब्जेक्ट भी समझ नहीं आ सकता। मैं आपको ये चीज़ बता देती हूँ, तो आप इस चीज़ को समझ लो। अब देखो, 189 का क्लॉज 4 कहता है कि आर्म्ड विद डेडली वेपन, जब कोई भी जो अनलॉफुल असेंबली है दैट इज आर्म्ड विद डेडली वेपन, ठीक है, और तब कोई आप काम करते हो तो पनिशेबल है 2 years विद फाइन और बोथ। फिफ्थ पे आ जाओ, नोइंगली आपने जो है वो ज्वाइन किया है, कंटिन्यू किया है, ठीक है, वहां पे 5 या 5 से ज्यादा लोग हैं और आप अब पब्लिक पीस को डिस्टर्ब करना चाहते हो, शब्दों को पकड़ लो, ठीक है, पब्लिक पीस को जो है वो आप डिस्टर्ब करना चाहते हो, तो आपकी सजा है 6 महीने फाइन और बोथ। 6 महीने फाइन और बोथ, ठीक है। अब देखो, इफ द असेंबली इज एन अनलॉफुल असेंबली विद इन द मीनिंग ऑफ सबसेक्शन 1, the offender shall be punishable under subsection 3. If the assembly is an unlawful assembly within the meaning of subsection 1, the offender shall be liable under subsection 3. तो वही बात कह रहे हैं कि क्या कहते हैं कि क्लॉज 1 में जो अनलॉफुल असेंबली के बारे में किया गया है वही क्लॉज 3 के में उसकी लाइबिलिटी होगी। आगे आओ, देखो अब क्लॉज 6 पे आओ, हुएवर हायर एंगेज एम्प्लॉय प्रमोट, क्या कर रहे हैं, हायर कर रहे हैं, एंगेज कर रहे हैं, एम्प्लॉय कर रहे हैं, प्रमोट कर रहे हैं, कोनी सीक्रेट अग्रीमेंट कर रहे हैं, कुछ भी ऐसा कर रहे हैं, ज्वाइन कर रहे हैं, मेंबर बन रहे हैं किसी अनलॉफुल असेंबली के, मेंबर बन रहे हैं किसी अनलॉफुल असेंबली के। समझ में आई बात आपको? तो अगर ऐसा कुछ भी हो रहा है तो आपकी पनिशमेंट जो है वो वही है एज इफ यू आर द मेंबर ऑफ एन अनलॉफुल असेंबली। उसकी पनिशमेंट सेम है एज इफ यू आर मेंबर ऑफ एन अनलॉफुल असेंबली, और उसकी पनिशमेंट ऊपर दी गई है, उसकी पनिशमेंट ऊपर दी गई है। आगे आ जाओ, देखिए क्लॉज 7, क्लॉज 7 वो आपको कह रहा है कोई भी हार्बर कर रहा है, मैंने आपको हार्बर का मतलब बताया था कि कोई जो है शरण दे रहा है, रिसीव कर रहा है, असेंबल कर रहा है किसी हाउस या प्रेमाइसिस में, ठीक है ना, ऑक्यूपेशन, ये सब जितनी भी कोई चीज़ें कर रहा है, हायर कर रहा है, एंगेज कर रहा है, अगर अनलॉफुल असेंबली को के केस में वो ऐसा कर रहा है, किसी अनलॉफुल असेंबली को शरण दे रहा है या असेंबल हो रहा है, रिसीव हो रहा है, ठीक है ना, उसके कंट्रोल या चार्ज के अंडर, तो जो है उसकी लाइबिलिटी होगी 6 months फाइन और बोथ। और फिर वो कह रहा है कि कोई भी जो एंगेज कर रहा है, हायर कर रहा है, ऑफर कर रहा है, अटेम्प्ट कर रहा है, असिस्ट कर रहा है, ऐसा कुछ भी कर रहा है, तो वो पनिशेबल होगा वही 6 months एंड बोथ, ठीक है। लास्ट में वो कह रहा है कोई भी एंगेज कर रहा है, हायर कर रहा है, 189 क्लॉज 8 में, 189 क्लॉज 8 इस बारे में बात कर रहा है। और अब उसके साथ आप जा रहे हो कि डेडली वेपन के साथ, नॉर्मल था ऊपर, पर अगर आप डेडली वेपन के साथ जा रहे हो तो बट ऑब्वियसली बात है डेडली वेपन के साथ साथ आपकी पनिशमेंट बढ़ जाएगी, डेडली वेपन के साथ आपकी पनिशमेंट बढ़ जाएगी। हाँ, अच्छा, ठीक है, कोई बात नहीं, ये आपको हो गया। देखो इधर आओ, मैं आपको एक चीज बताती हूँ। एक सिंपल सी बात समझना, सबसे पहले तो क्या कहते हैं अभिषेक, मैं एक चीज जानना चाहती हूँ कि पहले तो मुझे ये बात बताओ कि आपने जो अभिषेक कॉमन इंटेंशन की क्लास ली है, अभिषेक आपने कॉमन इंटेंशन की क्लास ली है? क्योंकि मुझे ये समझ नहीं आ रहा आपने लिखा क्या है। केस देखते हैं तब और क्लियर होगा, तो मुझे ये बात समझ नहीं आ रही कि केस देखते हैं मतलब, या केस क्या मतलब, आई डोंट अंडरस्टैंड कि व्हाट आर यू ट्राइंग टू से। तो एक बार अभिषेक पहले मुझे ये बताओ ऑनेस्टली कि आपने कॉमन इंटेंशन की क्लास ली है, तो मैं आपको कॉमन ऑब्जेक्ट अच्छे से बता पाऊंगी। देखो मैंने आपको लास्ट पैराग्राफ में क्या डिक्टेशन दिया है, मैंने आपको लास्ट पैराग्राफ में अभिषेक ये डिक्टेशन दिया है कि अगर आप कॉमन ऑब्जेक्ट प्रूव कर देते हो फिर तो कॉमन ऑब्जेक्ट ही लगेगा, फिर तो कॉमन ऑब्जेक्ट का ही चार्ज लगेगा। पर अगर किसी केस में आप कॉमन ऑब्जेक्ट प्रूव नहीं कर पाते, अनलॉफुल असेंबली प्रूव नहीं कर पाते, तो आप क्या प्रूव करोगे? कॉमन इंटेंशन है, कॉमन इंटेंशन है। कॉमन इंटेंशन प्रूव करना ना बड़ा मुश्किल काम है। आप कॉमन ऑब्जेक्ट नहीं कर पाए तो आप कुछ तो लगवाओगे ना, आप कहोगे ना इतने लोग थे इन्होंने कुछ किया था, तो आप कॉमन इंटेंशन लगवाओगे। आप पर जो है वो डिपेंड करता है। हम्म।
हाँ हाँ, ओके 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 ओके, केस मैट से अपना केस देखेंगे, वो आपकी बात बिल्कुल ठीक है। वो आप देखना केस को। और इसमें ना बड़े सारे केसेस हैं अभिषेक, इसमें बड़े सारे केसेस हैं कि कॉमन इंटेंशन और कॉमन ऑब्जेक्ट में ना बड़ी सारी चीजें आती हैं। कि कॉमन ऑब्जेक्ट जो है ना, उसमें अनलॉफुल असेंबली की अगर आप मेंबर हो तो ही पनिशेबल है। कॉमन ऑब्जेक्ट का मतलब कुछ नहीं होता। कॉमन ऑब्जेक्ट का मतलब ये होता है कि आपका कोई पर्पस है, आपका कोई पर्पस है, समझ में आ गई बात आपको। पर कॉमन, सिर्फ कॉमन इंटेंशन जो है वो पनिशेबल नहीं है। कॉमन इंटेंशन का मतलब है दो लोगों ने मिलकर जो है वो एक चीज सोची, और आप उस कॉमन इंटेंशन के फर्दरेंस में कोई एक्ट कर रहे हो। समझ में आई बात आपको? मैंने आपको ये कॉमन इंटेंशन में समझाया था। और मैंने आपको कहा मात्र कॉमन इंटेंशन जो है वो पनिशेबल नहीं होता, कॉम्प्लीमेंट। देखो, मैंने आपको बरिंद्र कुमार घोष का केस कराया, मैंने आपको कहा कि 6 लोग हैं, लेट्स सपोज 4 लोग हैं, 2 और मोर पीपल हो सकते हैं, 4 लोग हैं। एक अंदर जाके जो है वो क्या कहते हैं, पोस्ट ऑफिस जो है वो उसका सामान खाली कर रहा है, एक गाड़ी में बैठा है, एक देख रहा है कैमरे में। ठीक है, तो हमने आपको कहा कि वहां पर कॉम्प्लीमेंट्री एक्शंस जो है वो पनिशेबल है। कॉमन इंटेंशन सबका है। एक्टिवली पार्टिसिपेट जो है वो क्या कहते हैं, वो लोग कर रहे हैं कि वो एक्टिव है, कि भाई ठीक है चलो, ऐसा हो रहा है, ऐसा हो रहा है, ऐसा हो रहा है। पर एक्शन तो कोई एक कर रहा है, तो और उसका कॉम्प्लीमेंट्री एक्शन के लिए सब लोग पनिशेबल होंगे। पर कॉमन ऑब्जेक्ट एक बहुत बड़ी चीज है, कि आपका पर्पस है कि हमें एक लैंड को कब्जा करना है। समझ में आई बात? तो आपका पर्पस है कि एक लैंड को कब्जा करना है, और आप उस अनलॉफुल असेंबली के मेंबर हो। सबसे पहली बात तो वहां पे कॉमन इंटेंशन में आप हो, सिर्फ कॉमन इंटेंशन आपको कोई लाइबल नहीं बनाता। पर यहाँ पर आपका कोई कॉमन ऑब्जेक्ट है, कोई पर्पस है अनलॉफुल असेंबली का, वो आपको मात्र एक मेंबर होने से ही आपको लाइबल बना देता है। सबसे बड़ी बात तो ये है। सबसे बड़ी बात तो ये है, इससे बड़ी बात कुछ नहीं है। अब मैं एक और चीज बताती हूँ। 3 क्लॉज 5 जो है वो कोई स्पेसिफिक ऑफेंस क्रिएट नहीं करता। यही तो मैं आपको बताना चाहती हूँ। इसी का नेक्स्ट पॉइंट ये है कि 3 क्लॉज 5 कॉमन इंटेंशन कोई स्पेसिफिक ऑफेंस थोड़ी ना कर रहा है। मैंने आपको कितनी बार ये बात बताई कि आप मेन ऑफेंस के साथ कॉमन इंटेंशन पढ़ते हो। कि उसने मर्डर करा, फलाने ने मर्डर करा, 3 लोगों ने मिलकर मर्डर करा, तो कॉमन इंटेंशन आप उधर जोड़ रहे हो। पर यहाँ पर ये अपने आप में ये एक सेपरेट ऑफेंस, एक डिस्ट्रिक्ट ऑफेंस क्रिएट कर रहा है। कि आपने जो एक्ट किया उसके लिए तो मेन ऑफेंस के साथ आप इसको पढ़ोगे ही पढ़ोगे। पर एक अनलॉफुल असेंबली का मेंबर होना ही अपने आप में एक पनिशेबल ऑफेंस है। बताओ अभिषेक, बात समझ में आई? ये बात समझ में आई? अब देखिए, अब देखिए, अब मैं आपको बताती हूँ जो मेरे से अभिषेक मेरे से जो समीर ने पूछा है 189 का क्लॉज 2 और क्लॉज 3। 189 का क्लॉज 2 बहुत सिंपल है। 189 का क्लॉज 2 आपको सिंपल कहता है, मेंबर ऑफ अनलॉफुल असेंबली, हुएवर, कोई भी जो अवेयर है फैक्ट से, विच रेंडर एनी असेंबली एंड अनलॉफुल असेंबली। समीर को पता है कि जो ये 3 4 लड़के, ये जो 4 लड़के बैठे हैं, ये कुछ गलत काम करने वाले हैं। जानते हुए, फैक्ट्स को जानते हुए समीर ने उन 4 लड़कों को ज्वाइन कर लिया। इंटेंशनली ज्वाइन किया, कंटिन्यू किया, उसमें बीच में छोड़कर नहीं गया, उस असेंबली में कंटिन्यू किया। हम उसको क्या कहेंगे? सेट टू बी मेंबर ऑफ एन अनलॉफुल असेंबली। जानते बूझते, आपको पता है कि एक असेंबली अनलॉफुल है, वो गलत काम करेंगे, उनका कॉमन ऑब्जेक्ट गलत काम करने का, उनका पर्पस गलत काम करने का है। जानते पूछते इंटेंशनली आपने उसको ज्वाइन करा, और ज्वाइन करने के बाद उसमें कंटिन्यू भी कर रहे हो। माइंड आपका चेंज नहीं हुआ है, आप उसमें कंटिन्यू भी कर रहे हो। आपसे अलग 4 लोगों ने ये सोचा कि चलो हमको जो है वो अभिषेक का खून करना है। जानते बूझते आपने जो है उसको ज्वाइन किया। और अब ये जानते हुए कि वो लोग ना डेडली वेपन्स जो है वो ले रहे हैं, कुछ भी हो सकता है, क्या पता वो पॉइजन खरीद के ला रहे हो, कुछ कर रहे हो, कुछ भी कर रहे हो, जानते बूझते आप अभी भी उसमें कंटिन्यू कर रहे हैं। तो बात करते हैं कि हम उसे कहेंगे दैट दैट पर्सन इज अ मेंबर ऑफ द अनलॉफुल असेंबली। वो पर्सन मेंबर है, एंड सच मेंबर, और वो मेंबर जानते पूछते अगर कंटिन्यू कर रहा है, वॉलंटरली ज्वाइन किया है, उसने इंटेंशनली किया है, तो वो लाइबल हो जाएगा 6 महीने की सजा, फाइन और बोथ के लिए। तो कहीं ना कहीं क्लॉज 2 आपको बेहद बड़ी बात कह रहा है कि अगर आप अनलॉफुल असेंबली के मेंबर हैं, अगर आप अनलॉफुल असेंबली के मेंबर हैं, तो आप, वो अपने आप में पनिशेबल ऑफेंस है। यही तो मैंने आपको बताया है कि 189 का क्लॉज 2 डिस्टिंक्ट ऑफेंस क्रिएट करता है। मात्र आपके अनलॉफुल असेंबली के मेंबर हो जाने से आप लाइबल हो जाते हैं। पर आप तब लाइबल नहीं होते हैं जब आपको फोर्स
किया गया है या किसी थ्रेट से है, अगर आपने जानते बूझते सब कुछ किया है, ज्वाइन किया है, तो फिर आपको कोई नहीं बचा सकता, आपकी लाइबिलिटी है। अब देखो, फिर वो कह रहे हैं जब किसी ने भी ज्वाइन किया है, कंटिन्यू किया है किसी अनलॉफुल असेंबली में, और उसको पता है कि दैट सच अनलॉफुल असेंबली हैज बीन कमांडेड इन द मैनर प्रिस्क्राइब्ड बाय लॉ टू डिस्पर्स, उस देखो वो उसने ज्वाइन किया है या उसने कंटिन्यू किया है, वो ऑलरेडी मेंबर था, और उसको पता है कि जो अनलॉफुल असेंबली है उसको कहा गया है कि आपको जो है अब मतलब कि इस असेंबली को कंटिन्यू नहीं करना, मतलब उनको पता है, लॉ आपको पता है कि लेट्स सपोज कि कोई एफआईआर फाइल हो गया, लेट्स सपोज कि जो है ना क्या कहते हैं लॉ किसी ने आपको कह दिया है कि आप जो है मतलब कि आपको अरेस्ट कर लेंगे, आप जो है छोड़ दो, ठीक है, आप आपकी जो है अनलॉफुल असेंबली जो है कि कोई गलत काम करिए और पुलिस ने आपको जो है वो बताया हुआ है, ठीक है, तो हम आपको कह रहे हैं कि पता है, लॉ जो है वो कमांड कर चुका है, ठीक है ना, कि आपको जो है अथॉरिटीज ने आपको कहा है, अथॉरिटीज ने आपको कहा है कि अब आप अगर ये कंटिन्यू करोगे तो आपको, जैसे मैं आपको इसका क्या एग्जांपल दूं, मैं आपको इसका क्या एग्जांपल दे सकती हूँ, फॉर एग्जांपल कि जैसे अथॉरिटीज के जो है वो नजर में आ जाए, ठीक है, अथॉरिटीज को पता है कि आपका एक गैंग है, समझ में आई बात, और जानते, और अथॉरिटीज आपको ऑलरेडी ना क्या कहते हैं बता चुकी है कि आप अपनी अनलॉफुल असेंबली को जो है ना वो क्या कर दो, डिस्पर्स कर दो, फॉर एग्जाम्पल 144 का लागू होना, ठीक है ना, 144 का लागू होना, 144 का लागू होना कि दो या दो से ज्यादा लोग एक जगह पे इकट्ठे नहीं होंगे, ठीक है, और जानते बूझते आप जो है कहीं इकट्ठे हो रहे हो, समझ में आई बात, फॉर एग्जाम्पल जैसे अभी कोई भी आरक्षण की मांग की जाती है या फिर कोई भी जो है ना एजिटेशन हो जाता है, लोग इकट्ठे हो जाते हैं, सड़क रोक देते हैं, तो सरकार जो है वो 144 लगा देती है कि इतने इतने से ज्यादा लोग इकट्ठे नहीं होंगे, इतने से ज्यादा लोग जो है वो एक जगह इकट्ठे नहीं होंगे, तब भी जानते बूझते आप एक अनलॉफुल असेंबली का पार्ट है, ऊपर वाले में अथॉरिटीज का कोई रोल नहीं है, ऊपर वाले में तो यू आर मेंबर ऑफ एन अनलॉफुल असेंबली एंड बीइंग अ मेंबर ऑफ दैट अनलॉफुल असेंबली, आपने वॉलंटरली इंटेंशनली ज्वाइन किया है, कंटिन्यू कर रहे हो, तो वो पनिशेबल है, बट यहाँ पर अथॉरिटीज ने आपको कहा है कि आपको अपनी असेंबली को डिस्पर्स करना है, और आपको ये बात पता है, तब भी आप उस अनलॉफुल असेंबली का पार्ट हो, तब भी आप उस अनलॉफुल असेंबली का पार्ट हो, तो अब जो है वो पनिशेबल है विद 2 years फाइन और बोथ, विद 2 years फाइन और बोथ, समझ में आई बात आपको, तो दोनों में बहुत फर्क है, ऊपर वाला बोल रहा है बीइंग मेंबर ऑफ एन अनलॉफुल असेंबली इफ यू हैव इंटेंशनली जॉइन इट, कंटिन्यूड इन इट, देन इट विल बी पनिशेबल विद 6 months, बट ये थोड़ा ग्रेव है, क्लॉज 3 थोड़ा ग्रेव है, कि जब लॉ ने आपको कहा है, किसी अथॉरिटी ने आपको कहा है कि भैया अपने अनलॉफुल असेंबली को डिस्पर्स कर दो, पर आप उसको कर नहीं रहे हो, और आप जानते बूझते उसको या तो आपने ज्वाइन कर लिया है या फिर अभी आप उसको उसके कंटिन्यूएशन में हो, तो अब जो है आपकी सजा ज्यादा हो जाएगी, तो आगे का हम कल करेंगे, टेक केयर फॉर नाउ, विल मीट टुमारो, ठीक है, आई होप यहाँ तक सबको सब कुछ क्लियर है, राइट एवरीवन, तो हम कल मिलेंगे, टेक केयर।